तो सबसे पहले आप सबको इंटरनेशनल वीमेंस डे की बहुत बहुत बधाई। एक ऐसा सफ़र जो हमने बहुत सारे बंधनों से कुछ बंधन तक, बहुत सारी गुलामी से कुछ गुलामी तक और बिल्कुल चुप्पी से थोड़ी आवाज़ तक का सफ़र तय किया है। उस सफ़र की आपको, मेरे को, हम सबको बहुत बहुत बधाई हो। इस कार्यक्रम के लिए मैं एम्पावर्ड ब्यूटी विद ब्रेन से टिया का और सखी ऑनलाइन से अल्पना का धन्यवाद करती हूँ। अब मैं हिंदी में बात करूँगी क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ बात करती हूँ वो हिंदी में करती हूँ। मेरा काम सारा उन लोगों के साथ होता है जिनकी भाषा हिंदी है। मैं एक संस्था चलाती हूँ, सांस वेलफेयर फाउंडेशन करके, और ये महिलाओं को एम्पावर्ड करने का काम करती है, उनकी लीगल लिटरेसी का काम करती है। ये ग्वालियर में चलती है। इसका ये सेंट्रल जेल, करेक्शन सेंटर्स, विमेन शेल्टर्स होम, गर्ल्स शेल्टर्स होम, स्लम्स एरिया और रेड लाइट एरिया वगैरह में काम करते हैं। इसमें हम उनको लीगल लिटरेसी देते हैं, उनकी मदद करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प करते हैं। कभी कभी तो अगर उनकी रहने की ज़रूरत की भी दिक्कत आ रही हो, कोई उनको रखने के लिए तैयार ना हो या घर से मार के भगा दिया हो, तो हम उसका भी इंतज़ाम करते हैं। अब मैं आऊँगी आज के हमारे सब्जेक्ट पे, डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस, जैसा कि नाम से ही आप सब समझ पा रहे होंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस माने घरेलू हिंसा जो कि घर से शुरू होती है। तो इंडिया में इसको परिभाषित किया गया है कि घरेलू हिंसा एक छत के नीचे रहने वाले, एक छत के नीचे रहने वाले मतलब आपके पार्टनर, आपका पेरेंट्स, आपके चिल्ड्रन, आपके सिबलिंग्स, ये सब उसमें आते हैं। यहाँ पे उसको डिफाइन किया है फॉर्मर और करंट इंटीमेट पार्टनर, जो आपके साथ, जिसके साथ आपके घनिष्ठ रिश्ते हों। तो और वायलेंस को डिफाइन करते हैं तो हमको ऐसा लगता है सुनने में कि वायलेंस मतलब मार पिटाई होगी, मारना होगा सिर्फ इन्वॉल्व, पर ये नहीं है। वायलेंस कई तरह की हैं। इसमें है मेंटल वायलेंस मतलब मानसिक हिंसा, फिजिकल वायलेंस जो कि सबको मालूम है जिसमें मार पिटाई हो, और इमोशनल वायलेंस भावनात्मक हिंसा, स्पिरिचुअल कि आप किस तरह का आपकी सोच है और वो अलग तरह के सोचते हैं, आपके रिलीजन में अलग हो सकती है चीज़ें। फाइनेंशियल हिंसा मतलब आर्थिक, जिसमें आपको पैसे ही ना दिया जाए, और सोशल हिंसा मैंने सामाजिक, आपको लोगों से मिलने जुलने ना दिया जाए। तो ये सब फॉर्म्स हैं हिंसा के। और इसमें ऑस्ट्रेलिया को इसमें थोड़ा सा नैरो इन्होंने कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में ये डिपेंड करता है कि इसमें अगर आपको जान का खतरा है या आपके बच्चे की ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे उसको ज़्यादा एक्टिवली लिया है। और इसमें जो ये क्राइम है, और इसको यहाँ पे डोमेस्टिक पर्सनल वायलेंस एक्ट 2007 न्यू साउथ वेल्स कॉपी एक्ट में लिया गया है। डोमेस्टिक वायलेंस के लिए जो हेल्पलाइन नंबर हैं वो यहाँ पे है 1-800 रिस्पेक्ट और 000। इंडिया में ये नंबर है 1091 100 और 107। डोमेस्टिक वायलेंस में इंडिया जो है वर्स्ट कंट्री में नंबर 3 पर है, और ऑस्ट्रेलिया जो है G20 कंट्रीज़ में नंबर 8 पर है। इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस जनरली आदमियों के द्वारा, मेल के द्वारा ही की जाती है, मगर यहाँ पे रेशो 7:3 का है। तो 70% महिलाओं के साथ होता है, तो 30% पुरुषों के साथ भी यहाँ पे वायलेंस होती है। डोमेस्टिक वायलेंस पे कंप्लेंट करने के 3 तरीके हैं। आप पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं, सेफ्टी पाथवे ऑफ कम्युनिटी एंड जस्टिस के थ्रू कंप्लेंट कर सकते हैं, और कोर्ट के थ्रू कंप्लेंट कर सकते हैं। और इसके कंप्लेंट्स भी 3 तरीके की, इंडिया में भी 3 तरीके की है। एक पुलिस के तरीके से कर सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर से कर सकते हैं, और कोर्ट से कर सकते हैं। कंप्लेंट के फॉर्म्स भी 3 हैं। एक DIR या पुलिस कंप्लेंट, यहाँ पे पुलिस कंप्लेंट कहते हैं, इंडिया में उसको DIR कहते हैं, डोमेस्टिक इंसिडेंट्स रिपोर्ट। फिर उसके बाद सेकंड होती है FIR मतलब फर्स्ट इंसिडेंट्स रिपोर्ट, और उसके बाद लास्ट तो कोर्ट केस है ही है। इसको सुलझाने के भी करीबन 3 तरीके हैं, काउंसलिंग,
मीडिएशन एंड कोर्ट केस। काउंसलिंग जहाँ पे लोगों को बातों के द्वारा समझाया जाए, बातचीत की जाए और उनको 1-to-1 काउंसलिंग हो, उनको समझाया जाए, उनसे बात की जाए और कोई सोल्यूशन निकाला जाए। फिर मीडिएशन जो है, इसमें दोनों पार्टियों से अलग अलग भी बातचीत होती है, एक साथ बैठा के भी होती है और कई बार आपके फैमिलीज़ वाले या बिल्कुल क्लोज वाले भी इन्वॉल्व होते हैं। तो उनको बैठा के मीडिएशन में आपके द्वारा आपकी बात पे आप ही से सोल्यूशन लिया जाता है और जो कि दोनों पार्टीज़ के लिए विन विन सिचुएशन होती है और दोनों पार्टीज़ उसमें अच्छे से कर पाती हैं। इसका मतलब मीडिएशन काफ़ी कारगर है और जो पुलिस कंप्लेंट्स हैं वो चाहे इंडिया हो या यहाँ हो, इतनी सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि पुलिस फैमिली मैटर समझ के जनरली इतने अच्छे से हैंडल नहीं करती जितने अच्छे से करना चाहिए। तो जनरली पुलिस उस मामले में थोड़ी लापरवाही कह जाओ या आपकी फैमिली मैटर्स में इंटरफेरेंस ना कहो, तो वो सब यहाँ पे भी है और इंडिया में भी है। और केसेस जो चलते हैं करीबन 2 साल तक के चलते हैं। तो ये है, पर अगर इसमें डोमेस्टिक वायलेंस में बच्चा इन्वॉल्व है, घर में अगर बच्चा है, तो सारे डिसीजन बच्चे के इर्द गिर्द रख के ही ले जाते हैं, उनको सोच के, उनको समझ के कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चे के हित में सबसे बेस्ट क्या है और कैसे हम ऐसा करें कि परिवार बच रहा है तो ठीक, नहीं तो बच्चे को सबसे बेस्ट मिले। तो इंडिया में भी उसमें जो है परिवार को बचाना सबसे मेन रखा गया है, पर यहाँ पे मतलब जबकि केस कोर्ट अलग कहता है, मगर फिर भी सामाजिक और मानसिक जो हमारी सोच है उसके कारण हम सब परिवार बचाने पे पहला ध्यान देते हैं, इंसान बचाने पे बाद में देर सोचते हैं। तो जब तक कि हमारे यहाँ कोई सुसाइड ना हो जाए, कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, हम इन चीज़ों को उतनी सजगता से हैंडल नहीं करते, उतने उस पर उतना ध्यान नहीं देते जब तक कि वो केस बिगड़ ना जाए। तो अब वो वक्त है कि हम लोग इग्नोर करना छोड़ें और इस चीज़ पे ध्यान दें कि कब हमारे साथ ऐसा ट्रिगर पॉइंट आ रहा है या अलार्म पॉइंट आ रहा है या ऐसा अलार्म बज रहा है कि हमें ये बात करनी चाहिए या बोलनी चाहिए, हमें इस बात को अब इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब इस चीज़ पे ध्यान दें। अब इसके रीज़न्स क्या हैं? तो इसके मेनली रीज़न जो हैं हमारी परवरिश। तो परवरिश मतलब हम जो बचपन से अपने बच्चों को सिखाते हैं, अपने घर में देखते हैं, कई बार हमें पता ही नहीं होता और हम वही गलती कर रहे होते हैं जो नहीं करनी चाहिए। जैसे कि कॉमनली हम लोग कर जाते हैं कि बेटी पानी ले आओ। तो ये जो है ये इतनी कॉमन सी गलती है जिस पे हम लोगों का कभी ध्यान ही नहीं जाता। बेटी पानी ले आओ तो फिर बेटा क्या करेगा? तो और बेटा है तो चलो मार्केट का सामान तुम ले आओ, वो बेटी को नहीं भेजेंगे रात बेरात में, वो लड़कियों से नहीं कराएंगे, घर के काम लड़कों से नहीं कराएंगे। तो ये फिर हमारे पितृसत्ता जो हमको सदियों से हमारे दिमाग में भरा हुआ है, जो हमारे अंदर फीड किया गया है, जो हमें जनरेशन टू जनरेशन हमें गिफ्ट में मिली हैं, उसमें हमारे कई तरह के 30 त्यौहार भी उसमें आते हैं, सब तो नहीं। और मैं कहती हूँ कि उत्सव मनाना रोज़ मनाइए, उत्सव तो वैसे ही मनाने चाहिए, फेस्टिवल्स तो वैसे ही मनाने चाहिए, घर को इकट्ठा करने के लिए, इसलिए नहीं कि औरतों को सारा काम देना है, सारा काम औरतों से कराना है। तो उस चीज़ पे हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने आने वाली जनरेशन में सबको इक्वली ट्रीट करें, इक्वली काम कराएं। फिर है फाइनेंशियल कंट्रोल किसके हाथ में है? जिसके हाथ में फाइनेंशियल कंट्रोल है एक्चुअली घर में उसी की चलती है, यही फैक्ट ऑफ द लाइफ है। और जनरली होता क्या है कि हम औरतें आजकल सभी काम कर रही हैं, मगर जहाँ बात आती है पैसे की तो कई सारी चीज़ें हैं।
नहीं मेरे समय में पैसे नहीं आते, या आदमी कहेगा तुमको कुछ नहीं मालूम, मुझे मालूम है कि क्या करना है, कहाँ रखना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ बड़ी प्रॉपर्टी लेनी है, तुम्हें कुछ नहीं अकल। तो हम भी मान लेते हैं हमें कुछ नहीं अकल, पर ऐसा नहीं है, दिमाग सबके पास बराबर है। बस ये है कि हाँ, किसी चीज़ में हमारा ज़्यादा चलेगा, किसी में किसी का ज़्यादा चलेगा। दो औरतें भी एक सी नहीं होती और दो आदमी भी एक से नहीं होते। ऐसा नहीं कि सब आदमियों का दिमाग पैसे में चल रहा हो या सब औरतों का नहीं चल रहा हो, ये ऐसा कोई भी सेट रूल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर एक सेट रूल है कि बच्चा जो पैदा है वो माँ ही करेगी, बाकी ऐसा कोई सेट रूल नहीं है कि ये काम आदमी ही करेगा, ये औरत ही करेगी। आजकल तो मैं इतनी जिम में जाती लड़कियों को, औरतों को देखती हूँ कि उनमें उतनी एनर्जी, उतनी पावर है जितनी आदमियों में है। तो कहीं से ये कहना कि नहीं आदमी में ज़्यादा पावर है, औरतों में कम है, थोड़ा बहुत हो सकता है, पर बिल्ड के हिसाब से वो भी फ़र्क पड़ता चला जाता है। फिर इसमें और एक बहुत बड़ा जो रीज़न आता है वो हमारी एजुकेशन सिस्टम का आता है। एजुकेशन सिस्टम कैसे हमारे साथ इन चीज़ों में भेदभाव करती है कि हमारी किताबों में भी कई बार ये लिखा होता है, भाई बाहर से खेल कर आया या बाहर से पढ़ कर आया और बहन पानी लाई, या पापा कमा कर लाते हैं, माँ घर का काम करती है। तो हमारी सारी किताबें माँ को रोटी बेलते ही दिखाती हैं, हमारी सारी किताबें पापा को ब्रीफकेस उठाई दिखाती हैं। हमारे यहाँ सारी घूमने माँ जा रही है तो बच्चा साथ में जाएगा, नौकरी कर रही है तो बच्चा साथ में कर जाएगा। और कई बार तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें हमने फेस नहीं की हैं या आप नहीं करेंगे, पर और हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हमने बच्चा पैदा किया तो हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, मगर अगर बच्चा सबका बराबर है तो जिम्मेदारी भी सबकी बराबर होनी चाहिए। पर उस चीज़ में आके जनरली, और फिर उसके बाद हम लोग जब घर में हमारे आदमी कोई हुक्म चलाते हैं या लड़के आके बहन को, लड़के बात करते हैं या दबाते हैं, डराते हैं, तब हम हंस के रह जाते हैं, या कई बार हम कहते हैं अरे यार छोड़, बहन ही तो है, कल को अपने घर चली आएगी, क्यों तंग कर रहा है। ये जब आप कहते हैं तो आप दो तरफ से दोनों को ही शोषित खुद ही आप कर देते हैं। आप बहन को पराया कर देते हैं, उसका ये घर नहीं है ये बता देते हैं कि एक बार शादी होके गई तो ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम कभी उम्मीद मत करना यहाँ वापस आने की। और आप लड़के को भी बता देते हो ये घर तुम्हारा है, अरे ये तो गेस्ट है, कल चली जाएगी, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसको मतलब अभी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस दे दो, तवज्जो दे दो, थोड़ी सी इसकी बात समझ लो, सुन लो। पर और यहीं से शुरू होता है हमारा पितृसत्ता का रोल, यहीं से शुरू होता है लड़कों का कि मैं हूँ कुछ। फिर उसके बाद जैसे सपोज़ करो रात को बच्चों को बाहर जाना है, लड़का लड़की दोनों को जाना है, तो जनरली लड़कों में हम लोग ये सब चीज़ें नहीं कहते हैं कि आपको बाहर जाना है तो टाइम पे घर आना, या ये करना या ये मत करना। पर लड़की अगर बाहर जा रही है तो हम ज़रूर से कहते हैं टाइम से घर आया आना, फालतू किसी से बात नहीं करना, अकेले अकेले मत रहना, सबके साथ रहना। और ये जब बातें आती हैं तब साथ में आती है हमारे लड़कियों के अंदर एक डर बैठाने की भावना, हमारा बताने की भावना कि ये होने से बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अगर हमारी वर्जिनिटी चली गई, अगर हमको किसी ने छेड़ दिया, अगर हमारे साथ कुछ हो गया तो हमारे घर की इज्जत ही चली गई, उसकी इज्जत ही चली गई। और यहाँ से वो शुरू होती है एक फैमिली में बंधने की प्रक्रिया में। वो कहती है कि मेरे को मेरा हस्बैंड प्रोटेक्ट करेगा। अब हमको प्रोटेक्शन के लिए कौन चाहिए? एक हस्बैंड, पार्टनर। हम अपने आप को खुद प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, हमने ये मान लिया, ऐसा होता नहीं है। अब मैं इतने सालों से अकेली रह रही हूँ, खुद ही अपने आप को प्रोटेक्ट करती हूँ, खुद ही अपना ध्यान रखती हूँ। तो ऐसा नहीं होता कि हमें किसी पार्टनर की ज़रूरत है, एक विल पावर की ज़रूरत है, एक सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है। वो सबके साथ हो सकते हैं, हाथ से आदमियों को भी वो रास्ते में रोक के पैसा लूट सकते हैं, मार पीट सकते हैं, हमको भी वही कर सकते हैं। पर हमने एक डर बैठा दिया लड़कियों के अंदर, महिलाओं के अंदर। अब इसके लिए उनको एक पुरुष की ज़रूरत है, एक आदमी की ज़रूरत है जो उनको प्रोटेक्शन देगा। और जहाँ आ गई वो आदमी की मौज, उसको मालूम है कि ये औरत
मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, इसका कोई मायके वाला इसका साथ नहीं देने वाला, इसका कोई हम मतलब ऐसे आसपास का नहीं है, तो अब मैं जो कहूँगा वो ये मानेगी। और यहाँ वो कहती है कि तुम पैसा मुझसे मांग के लो, तुम नौकरी करो पर पैसा मैं रखूँगा, क्योंकि तुम्हें ढंग से रखना नहीं आता। मैं जानता हूँ पैसा कहाँ रखना है, कैसे रखना है, मैं उसको बताऊँगा कि इसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ घर खरीदना है। छोटे मोटे डिसीजन हम आपसे पूछ लेंगे, फ्रिज ये ले लें कि ये ले लें, तुम बता दो, सब्जी कौन सी आएगी तुम बता दो, पर जहाँ बड़े डिसीजन आए हमें कंट्रोल करना है। हमें तो यह कंट्रोल जो है, जब वो लड़की जब मानती है तब तो ठीक है, या जरा सा उसने नहीं माना या कहीं और उसका ध्यान चला गया, तब शुरू होती है डोमेस्टिक वायलेंस। वो कई तरह से हो जाती है। हमारे यहाँ तो यहाँ से ही शुरुआत हो जाती है, तेरे माँ बाप ने दिया ही क्या है, या तुझे अक्ल ही कितनी है, तुझे मालूम नहीं पड़े कपड़े कैसे पहनने हैं। यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की। फिर उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते मार पिटाई तक भी जाती है, जान से मार डालने पे भी जाती है, जला डालने पे भी जाती है। तो बहुत सारी विडंबना है। दहेज हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा रीज़न है, आपको आपकी डोमेस्टिक वायलेंस का एक बहुत बड़ा रीज़न है। फिर एक जो आम सा मैं कई बार देखती हूँ ना, कि एक हम आम सी बात मैं ज़्यादातर सुनती हूँ कि औरत औरत की दुश्मन है, पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि मैं आपको कुछ चीज़ें थोड़ी सी एक्सप्लेन करके समझाती हूँ। कभी आपने पेपर में पढ़ा कि किसी औरत ने दूसरी औरत को क्योंकि उसने बात नहीं मानी तो जान से मार दिया? दहेज के भी जितने केसेस होते हैं, याद रखिए, कोई ना कोई ससुर, पति, देवर, कोई ना कोई और इन्वॉल्व होता है, अकेली सास या नंद नहीं कर रही होती। तो इस चीज़ को हमको समझना होगा कि औरत औरत की दुश्मन नहीं है। मैं पेपर इतने पढ़ती हूँ, पेपर में बड़ी मुश्किल से एक आध न्यूज़ होती है, ज़्यादा से ज़्यादा हम औरतों ने क्या, बहुत हुआ तो गाली दे दी, बहुत हुआ तो बाल खींच लिए, या दो चार बातें इधर उधर की कर दी, पर जान से मारने वाली बातें औरतें जनरली ही नहीं करती। बहुत रेयर केसेस होते हैं, और उसमें भी ज़्यादातर कोई ना कोई औरत के साथ होता है, ज़्यादातर, या उसका प्रेमी होगा, उसका कोई और संबंध है तो प्रेमी होगा, उसका पति होगा, या कोई और होगा जो उसके साथ इन्वॉल्व होगा। मैं यहाँ पे सेंट्रल जेल में जब जाती हूँ तो वहाँ पे करीबन 3,500 कैदी हैं। 3,500 में 150 भी महिलाएं नहीं होती, मतलब लेस देन 5%। जब हम 50% है तो वहाँ लेस देन 5% क्यों है? क्यों हमें मतलब 90% का डिफरेंस आ रहा है, 95% का डिफरेंस, 95% का डिफरेंस आता है। तो ये कहना कि औरत औरत की दुश्मन है, मेरे को लगता है हम सबको इसको अनलर्न करना होगा, हम सबको इसको भूलना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। सास भी इसलिए कहती है क्योंकि ससुर को कभी खाना बनाना नहीं पड़ता, या पति को कभी खाना नहीं बनाना पड़ता। अगर मैं नहीं बनाऊंगी तो मेरी सास को, या मेरे घर में कोई और महिला है उसको बनाना पड़ेगा। जिस दिन आदमियों को बनाना पड़ा तो वो ज़रूर से बोलना शुरू करेंगे। तो आप ये बिल्कुल भूल जाइए कि औरत औरत की दुश्मन है। फिर इसके सॉल्यूशन में एक और सबसे बड़ी चीज़ जो हम सबको ध्यान रखनी है वो है कि समान ट्रीटमेंट करना लड़कों लड़कियों का। अगर लड़की से पानी मंगवाया है तो लड़कों को कहना कि चलो गिलास धो के रख कर आओ। अगर मैंने खाना बनाया है तो बाकियों की ड्यूटी लगाइए घर में, बाकी जो लोग हैं कि चलिए आप टेबल लगाइए, टेबल हटाइए, क्लीन कीजिए किचन। तो ये ज़रूरी नहीं कि सब खाना बनाएं। हो सकता है मुझे खाना पसंद बनाना, हो सकता है किसी औरत को बिल्कुल पसंद ना हो खाना बनाना। तो हर एक के शौक़ अलग है। हमने हर औरत को एक फ्रेम में रख दिया है कि हर औरत को कुकिंग आनी चाहिए, स्टिचिंग आनी चाहिए, पति की सेवा करनी आनी चाहिए, पैर दबाने आने चाहिए, और ये आना चाहिए। हमने एक फ्रेम बना दिया औरत का, पर ऐसा होता नहीं। हर आदमी अलग, हर औरत अलग, हर कोई एक काम नहीं कर रहा है, सब लेबर नहीं है, सब डॉक्टर नहीं है। तो ऐसी सारी औरतें गृहिणी क्यों बन गई, कैसे हुआ ये? तो ये सब चीज़ें जो है हमें सोचनी समझनी होंगी, इनमें चेंजेस खुद को हमको लाने पड़ेंगे, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए लाने पड़ेंगे, तभी इन चीज़ों में कुछ पॉजिटिव मेरे को लगता है कि चेंज आएगा हमारे समाज में। और अब मैं मेरे ख्याल से
10 मिनट लास्ट के बचे हैं, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो ले लेते हैं, और नहीं होगा तो फिर मैं कुछ और बात करूँगी। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ अपना क्वेश्चन टाइप कर दीजिए। आप इंग्लिश हिंदी किसी में भी टाइप कर सकते हैं। प्लीज़ आप अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका जवाब दे सकूँ। हाँ अनु जी, थैंक यू अनु। टिया थैंक यू। थैंक यू सखी जी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ टाइप कीजिए, और अगर बाद में भी आप टाइप करेंगे तो भी मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगी। चलिए, अभी तक तो कोई क्वेश्चन आया नहीं, तो मैं थोड़ा सा और इसमें कुछ एग्जांपल्स देने की कोशिश करती हूँ। तो जैसे कई बार होता है ना कि हम कई चीज़ों में कहते हैं कि ये तो इंडिया में तो बहुत खास करके मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि कुकिंग है तो लड़कियों का ही काम है, और लड़का अगर मतलब जहाँ पैसा आएगा वहाँ लड़कों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। शेफ़ बड़े बड़े जितने हैं सब लड़के हैं, तो शेफ़ बनने में उनको प्रॉब्लम नहीं है, मगर घर के काम करने में वो थोड़ी फील करते हैं कि मैं अपने को मतलब मेरे को नीचा कर दिया या कुछ हो गया, या कर भी दिया तो लोगों को बताना नहीं चाहेंगे, या बताएंगे भी तो इस तरह से कि हाँ इसने सारी तैयारी कर दी थी, मैंने बना दिया। तो हमारे लिए कभी किसी वो सब चीज़ें हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं कि इसमें हम सबको ध्यान रखना है कि बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करें। जब हम घर नौकरी कर आए तो काम दोनों का बराबर हो, और जब भी आपको लगे कि आपको कोई ताने दे रहा है या आपको इस तरह की बातें कर रहा है, आपकी जान को खतरा हो सकता है, तो ज़रूर से लोगों से बात कीजिए, अपने नज़दीकी लोगों से बात कीजिए। किसी मतलब 800 रिस्पेक्ट पे कॉल कीजिए, 1800 रिस्पेक्ट पे कॉल कीजिए। आप ज़रूर से इन्फॉर्म कीजिए, ज़रूर से लोगों से बात कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि उसको यूं ही जाने दीजिए। और दूसरी चीज़, अगर कभी ऐसा कोई आ जाता है कि आपका केस चल रहा है, तो चीज़ों में अपनी डिमांड्स रखिए, अपनी बात कीजिए, मगर क्षमा करना भी सीखिए। क्षमा करना जो है दूसरे के लिए नहीं, आपके अपने लिए बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर क्षमा होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, मैं कुछ कर लूँगी ये होना चाहिए। उसने मेरे साथ क्या कर दिया या क्या हो गया उसको भूलना होगा, उसको हमको कई चीज़ों को अनलर्न करना है। उनमें से एक चीज़ ये भी है कि हमारे साथ क्या हुआ इसको भी अनलर्न करना है। चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, मार पिटाई हो, कुछ भी हो, उससे बाहर निकलना है। हमें विक्टिम कार्ड नहीं खेलते रहना है पूरी ज़िंदगी, उससे हमारा कहीं पर्सनल ग्रोथ नहीं होगी। तो पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार केस ख़त्म हो जाए, एक बार बात ख़त्म हो जाए तो उन चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ें, अपनी लाइफ को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें, कुछ करने की, क्रिएटिव करने की कोशिश करें। जिस पीस के लिए आप एक रिश्ते से बाहर आते हैं उस पीस को ज़रूर कायम रखें। उसके आपने अगर फिर भी आके पीस में नहीं रहे, फिर भी आके आपने क्रिएटिव कुछ नहीं किया, तो क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा वो रिश्ते से निकलने का? इससे तो वही रहता है, आप रोते रहते हैं। तो क्रिएटिव होना, उसमें कुछ पॉजिटिविटी देना, उसमें कुछ करना, ये बहुत ज़रूरी है वायलेंस के केसेस में और इस तरह के में। क्या आप अपनी एनर्जी वेस्ट ना कीजिए केस में, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दीजिए, झूठ मत बोलिए, अपने डिमांड्स पूरी कीजिए, जो आपका राइट्स है वो कहिए, मगर ना तो फालतू के इल्ज़ाम लगाइए, ना फालतू के लोगों को इन्वॉल्व कीजिए, ना खुद फालतू में इन्वॉल्व होइए बेकार की बातों में। जो बातें गलत लगी उसमें साफ साफ कहिए कि इस बारे में मुझे बात नहीं करनी, ये मेरी मेंटल पीस खींचता है, छीनता है। मुझे अपनी मेंटल पीस सबसे ज़रूरी है। मेरा जब केस चला था तो मैंने सबसे बस एक यही चीज़ डिसाइड की थी कि मुझे मेंटल पीस चाहिए। मैंने और सब चीज़ों को एक अलग रख दिया कि नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पैसा मिलता है ठीक है, और सब मिलता है ठीक है, केस जितनी जल्दी ख़त्म हो, बात जितनी जल्दी ख़त्म हो। तो मेरे को बिना केस किए जो चीज़ों में जैसे जैसे कहते गए मैंने एग्री किया और केस ख़त्म किया जल्दी से जल्दी।
कोई मतलब केस के चक्कर में ही नहीं पड़ना पड़ा। तो ये चीज़ें आपकी अपनी जो है पीस बहुत ज़रूरी है। और दूसरा बहुत ज़रूरी है हम लड़कियों के लिए आज के टाइम में कि हम अपनी फ्रेंडशिप रखें, फ्रेंडशिप ना छोड़ें। एक जना जरूर होना चाहिए रिश्तेदारी से अलग, घर के लोगों से अलग, जिससे आप अपनी बात कह सकें। कई बार आपका सिर्फ कहना आपको तसल्ली दे देता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई सोल्यूशन निकले हर बार, और कई बार वो आपकी सिचुएशन में है नहीं तो वो सोल्यूशन निकाल भी नहीं सकता। पर ज़रूरी है कि खास करके डोमेस्टिक वायलेंस के जहाँ केसेस हैं, जहाँ पे ताने हैं, ये सब चीज़ें हैं, वहाँ पे आप ज़रूर से किसी से अपनी बात करें, किसी को ज़रूर से अपने बारे में इन्फॉर्म करके रखें अपने। और जहाँ भी आपको ऐसा ट्रिगर हो कि मेरे साथ कुछ अनहोनी होनी है, तो ज़रूर से पुलिस को, काउंसलर को या हेल्पलाइन को या किसी को भी इन्फॉर्म करें। बिल्कुल इस मामले में अपने आप को रोकने का कोई फ़ायदा नहीं है। चले बाद में आप काउंसलिंग के थ्रू, मीडिएशन के थ्रू आप पहले बात बन जाए, आपको केस ना करना पड़े, पर अपनी बात कहिए ज़रूर प्लीज़। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। और वो भी है कि अपनी, अगर अब हमारे साथ क्या हुआ वो अलग बात है, अब हम अपने बच्चों की हर बात को सुने, हम आने वाली जनरेशन की बात को सुने, समझें और कहें उनको कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये ना कहें कि वो तेरा घर है वहीं जा, जो हो रहा है ठीक है। उनको कहें कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये जो साथ है ये बच्चों को कॉन्फिडेंस लाता है, ये बच्चों में पॉजिटिविटी लाता है। बस फालतू के इल्ज़ाम नहीं, फालतू की बातें नहीं। इसीलिए कई बार मीडिएशन के थ्रू बात सॉल्व हो जाती है, क्योंकि मीडिएशन में वो रिश्तेदार नहीं होते, वो ना आपको जानते हैं, ना मुझे जानते हैं, ना दूसरे पक्ष को जानते हैं। तो उनका जो व्यूज़ होते हैं, उनके जो तरीका होता है वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, अनबायस्ड होता है। फैमिली में क्या होता है कि मेरे रिश्तेदार हैं वो मेरा तरफ लेंगे, और पार्टनर के रिश्तेदार हैं वो पार्टनर की तरफ लेंगे। वो मेरी बुराई करेंगे, ये इसकी बुराई करेंगे, इसमें कमियां निकालेंगे, उसमें कमियां निकालेंगे। इन चीज़ों में बात बिगड़ती जाती है, बहुत दिक्कत आती है। और सबसे लास्ट में मेरे ख्याल से तो मैं जो चीज़ बहुत बार बार कहना चाहती हूँ, अपना पीस ऑफ माइंड कभी मत छोड़ें। कोई भी चीज़ हो उसका सॉल्यूशन इजी सोचें। ज़्यादातर हम औरतों के साथ में जितने केसेस देखती हूँ वो एंजाइटी में आ जाती हैं, वो तेज़ बोलने लगती हैं, वो ऐसी इल्ज़ाम लगाने लग जाती हैं, ऐसी बातें करने लगती हैं। आदमी चुपचाप पता होता है जब केसेस होते हैं तो, और औरत बोल रही होती है बहुत तेज़, उसने ऐसा कर दिया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, या ऐसा करता है। तो जनरली लोगों पे इम्प्रेशन ये पड़ता है कि औरत ही गलत है, या वो आदमी कहता है देखो ये तो ऐसी ही है। तो ये जो चीज़ है कि अपने आप को एक पीस में रखना, काम में रखना और अपनी बात को कह पाना बहुत ज़रूरी है। गुस्सा सबको आता है, पर थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना होगा, थोड़ा अपने आप को समझना होगा। और बाकी मैं तो हमेशा अवेलेबल हूँ, आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर मैं बाद में लिख के दे दूँगी नीचे कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग मेरे को फ़ोन भी कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। कई बार जस्ट आपको एक बात करनी